दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताते हुए उसमें शामिल होने से अस्वीकार कर दिया है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब राजस्थान के अजमेर में 800 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने 12वीं सदी में बनी मस्जिद 2.5 दिन की झोपड़ी की जगह दोबारा देवालय और संस्कृत शिक्षण केंद्र शुरू करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को लेटर लिखकर इसे भारतीय समाज पर कलंक बताया है। भारत के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरान वो मदीना भी गई थी और वहां हज की तैयारियों का जायजा भी लिया था। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंची स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के कुछ सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की और जिद्दा में आयोजित उमरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो विपक्ष के उकसावे में आकर तीखे बयान ना दें। उन्होंने सलाह दी है कि अयोध्या को लेकर आस्था दिखाएं और गुस्से से बचें। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के साथियों से पीएम मोदी ने कहा है कि वो अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या भेजने पर फोकस करें और उसके लिए इंतज़ाम भी करें। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनाव को लेकर निराशा व्यक्त की है। कनाडाई सरकार ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में उन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की कमी बताई जिस पर देश की स्थापना हुई थी। ये बात ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परिवारवाद, जातिवाद और विभाजन की राजनीति करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज आप देश के किसी भी राज्य में जाएं और बोलिए कि उत्तर प्रदेश से हैं तो लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलती है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, मगर चर्चा है कि बीजेपी बिहार की 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बाकी की 10 लोकसभा सीटें एनडीए में शामिल अन्य दलों को दी जाएगी। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा एवं लोजपा प्रमुख पशुपति पारस को बीजेपी 4 सीट देगी। झारखंड के सोरेन सरकार के पदाधिकारी अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में लग रहे सोने के दरवाजे की पहली फोटो सामने आई है। इसके ऊपर काफी खूबसूरत ढंग से नक्शा किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दरवाज़ा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इस दरवाजे को अभी फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें से 42 पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ी के पास लगने वाले 4 दरवाजों पर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। आने वाले 3 दिनों में इस तरह के 13 और गोल्डन दरवाजे लगाए जाएंगे। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत की हस्तियों को सम्मानित किया। इसमें जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव की रहने वाली शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि शीतल देवी पहली ऐसी भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने बिना हाथों के तीरंदाज की है। वो पैरों से ही तीरंदाजी करती है। चीन में हुए एशिया पैरा गेम्स में 16 साल की शीतल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। भारत के साथ चल रहे विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से वो भारत से पंगा ले रहे हैं। पहले भारतीय सेना को बाहर करने की कसम खाई और उनके मंत्री का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। नतीजन दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पर्यटन को भी तगड़ी मार मिली है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर अलग अलग राज्यों में आपसी तालमेल की कोशिशें तेज है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बात बनने की जगह बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ताज़ा मामला बंगाल का है।
ममता बनर्जी ने मंगलवार को वाम दलों को आतंकी बता दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आतंकवादी सीपीआईएम से उनकी पार्टी का प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं होगा। बिल्किस बानो का मामला को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी सरकार किसी बलात्कारी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने दोषियों को छोड़ा था, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। अब बुलडोजर वाली नीति कहाँ गई? बीजेपी दुष्कर्मियों की मदद कर रही थी, उसकी नारी शक्ति की बात जुमलेबाजी है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। भारत ने बुधवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में जान माल के नुकसान की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक मानवीय संकट बताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति है। मणिपुर सरकार ने कांग्रेस को झटका दिया है। राज्य की बीएन सरकार ने पूर्वी इंफाल जिले के प्रसिद्ध मैदान से 14 जनवरी को शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यात्रा शुरू करने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए अंबानी ने कहा कि वो भारत के इतिहास के सबसे सफल प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। भारत और मालदीव में तनातनी के बीच वहां की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी को 911 कॉल याद आई है। उन्होंने नई दिल्ली के साथ ऐसे रिश्ते की बात याद की है जो कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को चुभने लगी है। अहमद दीदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाती है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कुछ रणनीतिक और सुरक्षा करारों पर मुहर लग सकती है। ये यात्रा पहले जून 2022 में होने वाली थी, लेकिन ये अब हो रही है। आपको बता दें कि भारत के किसी रक्षा मंत्री का बीते 22 सालों में ये पहला ब्रिटेन दौरा है। हाल के दिनों में समुद्री लुटेरों की हरकतों को देखते हुए भारत ने समुद्र में चौकसी बढ़ा दी है। उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी और अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए कमांडो समेत 10 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी की वो क्षेत्र है जहां एक तरफ यमन तो दूसरी तरफ सोमालिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। खबर है कि मुल्क में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इधर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में मोइज्जू को दखल देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मालदीव सरकार में 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा तीसरी बार बुलाए जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है या चौथी बार समन भेजेगी। कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन ये यात्रा यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन को ही जोड़ नहीं पा रही है। यूपी में अखिलेश यादव सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाले जाने को लेकर नाखुश है, तो वहीं बिहार में गठबंधन के मुख्य साझेदार माने जाने वाले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी इस पर आपत्ति जता रही है। जेडीयू की राय है कि यह यात्रा गठबंधन की ओर से होनी चाहिए।